आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अत्रि एकेडमी पर। वीडियो के इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं पदार्थों के पृथक्करण का दूसरा भाग, जो विज्ञान विषय की कक्षा 7वीं का 5वां अध्याय है। आपने पहले भाग में पढ़ा है पदार्थों के पृथक्करण की विधियां, हस्तचयन, निष्पावन, निस्यंदन, चालन आदि। इस भाग में हम आपके साथ पढ़ेंगे अवसादन, निस्तारण और वाष्पन, जो पृथक्करण विशेष विधियां हैं। और इसके बाद हम करेंगे कुछ ऐसे क्रियाकलाप जिनके द्वारा विभिन्न प्रकार के मिश्रणों को किस प्रकार से पृथक किया जाएगा। तो चलिए मिलकर सीखते हैं। और अपना ये वीडियो शुरू करने से पहले, आगे मैं पढ़ाना शुरू करूं उससे पहले, जो दर्शक इस चैनल पर नए हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा करके, घंटे का बटन दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि हर वीडियो जो मैं अपलोड करूं वो उन तक पहुंच जाए नोटिफिकेशन के माध्यम से। और आपको ये वीडियो पसंद आए ऐसी मैं आशा रखता हूं, आप इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। चलिए मिलकर सीखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अवसादन की। अवसादन क्या है? अवसादन पृथक्करण की वह विधि है जिसमें मिश्रण में विद्यमान भारी अवयव मिश्रण बर्तन की तली में बैठ जाते हैं। बर्तन की तली में बैठ जाते हैं। इस मिश्रण में एक अवयव तरल रूप में जरूर होता है। शेष अवयव तरल या अघुलनशील तरल या ठोस हो सकते हैं। देखिए अभी हमारा तो क्या है अवसादन क्या है? ये मिश्रण में विद्यमान भारी अवयव। यहां क्या होता है, एक मिश्रण होगा जिसमें एक जो किसी बर्तन में हमने रखा है वो भारी होने के कारण वो अवयव जो है बर्तन की तली में बैठ जाएगा। इस मिश्रण में एक अवयव तरल रूप में जरूर होगा, इस बात को विशेष ध्यान से दीजिए। और जो शेष अवयव है, दूसरा अवयव, ठीक है, जो दूसरा अवयव है वहां क्या होगा? दूसरा या शेष अवयव अघुलनशील या तरल या ठोस हो सकते हैं। ठीक है, देखिए इसके उदाहरण देता हूं। पहले तो क्या आता है, जल में कीचड़ क्या है? देखो, अगर हम एक बर्तन लेते हैं, इस बर्तन में हमने ये क्या ले लिया, पानी, और इस पानी में हमने ये कीचड़ डाल दिया। ठीक है, कीचड़ डाल देने के बाद जब हम इसको हिलाएंगे तो ये कीचड़ क्या है, पूरे के पूरे बीकर में ये सस्पेंड करने लगेगा। ठीक है, यानी इस पानी के अंदर यह आपको दिखाई देगा कि जैसे प्रतीत होगा कि ये घुल गया है, लेकिन ये अघुलनशील है, पानी में अभी तक घुला नहीं है। क्या करेंगे कि हम इसको थोड़ी देर के लिए बिना हिलाए रख देंगे। ठीक है, जब इस प्रकार का कोई मिश्रण हमें मिलता है जिसमें एक अवयव जो है वो तरल अवस्था में है और दूसरा जो अवयव है वो अघुलनशील तरल है या वह ठोस है, किंतु दोनों के अवयवों के भार में अंतर है। एक अवयव भारी है और दूसरा अवयव हल्का है। ठीक है, तो यहां क्या रहेगा कि जैसे ही जल में कीचड़ हमने डाला, वो थोड़ी देर रख देने के बाद क्या आएगा, कुछ समय के लिए इस भीतर को बिना हिलाए रख दीजिए। थोड़े समय के बाद हम देखते हैं कि जो कीचड़ है वो बर्तन की तली में जम गया है और जो ऊपर पानी है वह साफ पानी आ गया हमारा। तो ये जो क्रिया है, ये नीचे बैठ जाना, ये कहलाते हैं अवसादन। क्या कहता है? अवसादन। यानी मिश्रण में विद्यमान भारी अवयव जो थे
यहाँ इस मिश्रण में दो तत्व है, हमारे दो अवयव है, एक जल है और दूसरा कीचड़ है। तो भारी अवयव जो कीचड़ था वो भारी अवयव है, तो वो बर्तन की तली में बैठ गया, ठीक है, बर्तन की तली में बैठ जाता है। इस मिश्रण में एक अवयव तरल होना जरूरी है, ये बात को फिर मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, याद रखिएगा, एक अवयव का तरल होना जरूरी है। तो ये हमारा कहता है, आपसे प्रश्न पूछा लिया जाए कि आप जैसे आप सामान्य क्रिया देखते होंगे, जो गांव में ग्रामीण अंचल के जो छात्र हैं उन्होंने बहुत अच्छे से देखा होगा, जब हैंडपंप से पानी निकालते हैं तो कई जगह पे मैंने देखा है हैंडपंप से निकलने वाला जो पानी होता है, जब वो बर्तन में या किसी बाल्टी में भरा जाता है तो वो अपने साथ बालू मिट्टी लेके निकलता है, और जो बालू मिट्टी होती है वो पूरे के पूरे पानी में इस तरह से वितरित होती है कि हम उसको पीना चाहे ना तो बालू मिट्टी हमारे शरीर के भीतर जाएगी, ठीक है। इसलिए क्या किया जाता है कि जब पानी की बाल्टी भर जाती है तो उसको बिना हिलाए कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाता है, और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जो सारी मट्टी थी जो बर्मे के पानी के साथ हैंडपंप के पानी के साथ उस बाल्टी में थी, वो धीरे 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 भारी होने के कारण तली में बैठ गई। अब हम बर्तन को बिना हिलाए यानी बाल्टी को बिना हिलाए ऊपर से पानी ले लेते हैं, ये है अवसाधन, यानी भारी अवयवों का नीचे तली में बैठ जाना, ठीक है। इसका एक अवसाधन का ये भी रहेगा। दूसरा यहाँ कहते हैं तेल और पानी का मिश्रण, क्या है, तेल व पानी का मिश्रण। तेल और पानी के मिश्रण में क्या है, दोनों अवयव तरल हैं, मैंने कहा क्या था, एक अवयव तरल होना जरूरी है, और जल और पानी के मिश्रण में दोनों अवयव क्या है, लेकिन ये क्या होना चाहिए, अवयव अघुलनशील होना चाहिए, दूसरा अवयव, ठीक है। अब देखिए पानी में क्या है, जल नहीं घुल सकता, या जल में पानी में तेल नहीं घुल सकता और तेल में पानी नहीं घुल सकता, ये दोनों अघुलनशील है। हमने किसी बर्तन में डाल करके उनको हिलाया, ऐसा लगा कि जैसे ये मिल गए हैं, घुल गए हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद आप देखोगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारा एक मिश्रण है, ठीक है। इस मिश्रण के अंदर ये क्या है, तेल और पानी का मिश्रण, तेल व पानी का मिश्रण, तेल और पानी का मिश्रण, ठीक है। अगर हम इसको बिना हिलाए, इसको क्या है, बिना हिलाए छोड़ देते हैं, बिना हिलाए रख देंगे, तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे जो ये बर्तन है ना, इस बर्तन के ऊपर क्या जाएगा, तेल, और नीचे क्या जाएगा, पानी, ठीक है। यहां इन दो अवयवों में जो पानी है वो क्या है, भारी है, भारी, और तेल क्या है, हल्का है, यानी तेल का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए तेल जो है हल्का होता है। तो इस मिश्रण को रख देंगे तो ये क्या है, भारी अवयव, मिश्रण में विद्यमान भारी अवयव, ये भारी अवयव कोई भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है, तो बस कंडीशन ये है कि भारी होना चाहिए। जब तेल में विद्यमान पानी था, पानी में विद्यमान तेल था, तेल, इसमें मात्रा की भी कोई आवश्यकता नहीं है, मात्रा कम है या ज्यादा है, पानी की अगर मात्रा ज्यादा है तो भी कोई बात नहीं है, पानी की मात्रा कम है तो भी कोई बात नहीं है। पानी यहाँ हमने ये देखना कि तुलना में तेल के ये भारी होता है, इसलिए क्या है, बर्तन की तली में बैठ जाएगा, ऊपर क्या बच जाएगा, तेल, ये ऊपर क्या आ गया, तेल। तो ये हमारी क्या विधि है, अवसाधन विधि, अवसाधन विधि। देखिए अब हमारी दूसरी विधि है निस्तारण विधि। निस्तारण में क्या होता है, जो अवसादित मिश्रण है, अभी हमने पीछे किया ना अवसादित, जैसे पानी में मट्टी मिली हुई थी या पानी में कीचड़ मिला हुआ था, थोड़ी देर के बाद वो भारी जो अवयव थे किसी भी मिश्रण के वो नीचे बैठ गए, ऊपर कौन सा मिश्रण है, जो हल्का है। तो अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए, अब हमारा ये है, ये बीकर है, ठीक है, इस बीकर के अंदर ये अवसादित यानी भारी अवयव थे नीचे बैठ गए, और ऊपर ये पानी है, ये मान लीजिए नीचे कीचड़ या बालू मिट्टी है, हैंडपंप के पानी से हमने निकाला जो पानी था वो हैंडपंप से निकाला हुआ पानी था, ऊपर ये क्या आ गया हमारा पानी, और नीचे ये क्या आ गया आपका बालू, उदाहरण के लिए ले लेता हूं मैं, ठीक है। तो कहता है अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए बर्तन को टेढ़ा करके मिश्रण में विद्यमान तरल को पृथक करना। इस मिश्रण में जो ठोस भारी अवयव नीचे तली में बैठ गया बर्तन के, अब इसके अंदर जो विद्यमान तरल है उसको बर्तन को टेढ़ा कर लिया। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा टिल्ट कर लेंगे, टिल्ट का मतलब झुकाना। अब आपने क्या किया, इतना धीरे धीरे किया कि ये जो नीचे जमा हुआ था ना अवसादित, जो ठोस था वो ठोस हिला नहीं, और ये जो पानी था ना ये तरल धीरे धीरे हमने किसी दूसरे बर्तन में ले लिया, ठीक है। ये जो तरल था ये क्या आपका निस्तारण है, ये क्या है, निस्तारण, निस्तारण विधि, ठीक है। इस तरह से मान लीजिए अगर ये नीचे पानी था ऊपर तेल था, जब बर्तन को झुकाएंगे तो बिना ज्यादा इसको हिलाए, ठीक है, तो ये क्या ऊपर का तेल जो है हम उडेल के इसको थोड़ा टेढ़ा करके बर्तन को धीरे धीरे दूसरे उसमें निकाल सकते हैं। तो ये होता है निस्तारण। सामान्यतः जो अवसाधन और निस्तारण दो विधियां हैं,
ये एक दूसरे के साथ साथ घटित होती हैं, ठीक है। निस्तारण अवसादन के बगैर नहीं हो सकता, ठीक है। जब मिश्रण में कोई ऐसी अशुद्धि है या ऐसा कोई दूसरा पदार्थ अवयव विद्यमान है जो अघुलनशील है और जो भारी है, पहले इसको अवसादित किया जाता है, अवसादित होने के बाद में उसका निस्तारण किया जाता है। अब बचते हमारी अंतिम और तीसरी विधि वह है वाष्पन। देखिए अगली जो हमारी विधि है वह है वाष्पन। वाष्पन क्या है? वाष्पशील पदार्थों का वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाता है। यानी कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो सामान्य तापमान पर भाप में बदल जाते हैं, जिस प्रकार से जल, जब ये वाष्पशील पदार्थ वाष्प में बदलते हैं तो इस क्रिया को हम वाष्पन कहते हैं। जैसे समुद्र के जल से नमक बनाना, ये एक हमारी विधि है। क्या होता है? समुद्र के जल में जो होता है वो खारा पानी होता है, वो किस लिए होता है? नमकीन जो पन होता है समुद्र के जल में, वो नमक होने के कारण होता है। जल में घुला हुआ जो नमक, उसके लिए क्या किया जाता है कि समुद्र के जल में से नमक बनाने के लिए समुद्र के जल को बड़ी बड़ी क्यारियों में भर दिया जाता है, ठीक है। जैसे ये बड़ी बड़ी क्यारियां बनाई और ये बहुत बड़ी क्यारियां हैं, इन क्यारियों में क्या कर दिया, ये पानी भरा, कौन सा? समुद्र का, ठीक है। इसकी जो मेड़ है, दीवारें हैं इसकी क्यारियों की थोड़ी ऊंची ऊंची बनाई और इसमें पानी भर दिया, ठीक है। और इस पानी के अंदर क्या है? पानी में नमक घुला हुआ है। सूर्य की उष्मा के कारण जल वाष्प में बदल जाता है। जिस प्रकार से हमारे कपड़े सूखते हैं ना, ये वाष्पन क्रिया के कारण ही सूखते हैं। कपड़ों में जो गीलापन होता है वो पानी की वजह से है, गर्मी के कारण से वो पानी भाप भर के उड़ जाएगा और हमारा कपड़ा सूख जाएगा। ठीक ऐसे ही क्यारियों में जो भरा हुआ समुद्र का जल है वह सूर्य की उष्मा के कारण से वाष्प में बदल जाएगा, और जो ये सूर्य का पानी, ये जो क्यारियों का पानी, ये पानी भाप बन के उड़ गया। क्या बन के उड़ गया? भाप। और हम देखते हैं कि कुछ समय के बाद में क्यारी में सफेद रंग का एक ठोस पदार्थ शेष रह जाता है। यह जो ठोस पदार्थ होता है यह होता है नमक। ये क्या होता है? नमक। इस प्रकार से जो नमक प्राप्त किया जाता है वो शुद्ध नहीं होता, इसमें बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं। इनको अन्य विधियों के द्वारा इसको ठीक कर लिया जाता है और अच्छी तरह से इसको प्रोसेस करने के बाद में फिर जो नमक हम खाते हैं खाने में, जो साधारण नमक है वो इस प्रकार से बनता है। तो यहाँ पे 2 प्रश्न क्लियर हुए कि वाष्पन किसे कहते हैं। वाष्पन पृथक्करण की वह विधि है जिसमें वाष्पशील पदार्थों का वाष्प में बदलना, और जिसमें वाष्पशील पदार्थ वाष्प में बदलते हैं, यानी वाष्पशील पदार्थों का वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाता है। और यह भी एक पृथक्करण की विधि है। इसी विधि के कारण जो जल में घुलनशील अघुलनशील नमक है वह अलग हो गया, क्योंकि जल जो है वो वाष्पशील है और जल में घुला हुआ जो नमक है वह वाष्पशील है। यानी नमक जो है वो अवाष्पशील है और जल जो है वो वाष्पशील है। तो जल वाष्प बन के उड़ जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा? नमक। तो ये अभी हमने कर लिया, जितने भी वाष्प पृथक्करण की सारी विधियां थी वो हमने यहाँ तक पढ़ ली हैं। अब आगे हम इसका क्या उपयोगिता है, इनको उपयोग करना सीखेंगे अलग अलग प्रकार से क्रियाकलाप के द्वारा। आपके एग्जाम में पेपर में आपको प्रश्न मिलेगा, जैसे कि आपको प्रश्न मिलेगा कि आप पंकित जल को, पंकित का मतलब कहता है, पंक का मतलब है कीचड़, पंक का मतलब कहता है कीचड़, ठीक है। यानी ये पर्यायवाची है। जैसे फूल को पुष्प बोल देते हैं, पानी को जल बोल देते हैं, इसी प्रकार से पंक का मतलब कहता है कीचड़। आप पंकित जल को कैसे साफ करेंगे? जल को कैसे साफ करेंगे? कैसे साफ करेंगे? ठीक है। अब देखो हमने जितनी भी विधियां पढ़ी उसको देखेंगे। ये हमारा मान लीजिए प्रश्न है, उत्तर क्या लेगा? ठीक है, हम पंकित जल को एक बीकर में लेते हैं, एक बीकर में भरते हैं। अब हम बीकर को ऐसा, मैं थोड़ा वीडियो नंबर मैं लिख लेता हूं पहले। देखिए हमारा प्रश्न है कि आप पंकित जल को कैसे साफ करेंगे। पंकित जल से मतलब हमारा है कीचड़ मिला हुआ पानी, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे हम पंकित जल को एक बीकर में भरते हैं। ये हमने एक बीकर लिया, इस बीकर के अंदर हमने पानी ले लिया, इस पानी के अंदर कीचड़ भी मिला हुआ है, ठीक है। फिर क्या करते हैं, इसको बिना हिलाए कुछ समय तक रख देते हैं। जब हम इसको बिना हिलाए कुछ समय तक रखेंगे तो क्या होगा, भारी होने के कारण जो कीचड़ बर्तन की तली में बैठ जाएगा और ऊपर जो वो पानी
इकट्ठा हो जाएगा। इस विधि को क्या होता है, निस्तारण। कुछ समय के बाद बीकर कीचड़ बीकर की तली में बैठ जाएगा। अब हम इसका निस्तारण करेंगे। ये तो क्या गया अवसाधन, ये क्या गया यहाँ पे अवसाधन। अवसाधन क्या है, बाहरी जो अवयव है वो बर्तन की तली में बैठ जाते हैं। तो पंकित जल को जब हमने बिना गए कुछ समय के लिए रखा तो जल में विद्यमान जो बाहरी कीचड़ के कण थे वो बीकर की तली में बैठ गए। इसका क्या हुआ अवसाधन। जब अवसादित हो जाएगा, ये अवसादित होने के बाद हम इसका निस्तारण करेंगे। निस्तारण क्या होता है कि बर्तन को बिना लाए थोड़ा टेढ़ा कर करके, ठीक है, तरल को अलग करना। अब हम क्या करेंगे, इस बीकर को थोड़ा टेढ़ा करेंगे और टेढ़ा करने के बाद जो कीचड़ वो यहाँ तली में रह जाएगा और धीरे धीरे जो ये जल है हम इस जल को किसी अन्य बर्तन में इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम इसका निस्तारण करेंगे। निस्तारित जल में भी कीचड़ के अति छोटे अंश हो सकते हैं, यानी जो कीचड़ है इसमें अभी भी संभावना यह है कि जो ऐसे हल्के छोटे कण थे कीचड़ के जो बैठे नहीं थे, वे अवसादित नहीं हुए थे वो भी जल में विद्यमान हो। अब हम क्या करेंगे, अब फिल्टर पत्थर की मदद से। फिल्टर पत्थर क्या होता है, आपने कभी देखा होगा प्रयोगशाला में गोल आकृति का वृत्ताकार आकृति का एक वृत्ताकार आकृति का कागज होता है। जैसे आपने शादी को या किसी पार्टी में कुछ कागज देखे जिसे हाथ पहुंचते हैं, टिश्यू पेपर, ये लगभग वैसा ही होता है, लेकिन ये थोड़ा सघन होता है। सघन का मतलब इसके अंदर जो इसके जो रेशे हैं वो इतने सघन होते हैं कि इनके बीच सूक्ष्म छिद्र हो जाते हैं, बहुत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। तो ये अब हम फिल्टर पत्थर की मदद से इसका निःसंयोजन करेंगे। निःसंयोजन क्या है, किसी तरल पदार्थ में विद्यमान ठोस अघुलनशील पदार्थों को छान कर अलग करना। जैसे चाय में से चाय पत्ती को छान के अलग करते हैं, तो बिल्कुल वैसा ही है। वहां पर हमने छलनी का इस्तेमाल किया था। छलनी के छेद थोड़े बड़े होते हैं, लेकिन फिल्टर पत्थर के जो छेद हैं वो बहुत बारीक हैं, यानी ये भी काम इसका करेगा, छलनी का ही काम करेगा। तो हम क्या करते हैं, फिल्टर पत्थर की मदद से इसका निःसंयोजन करेंगे। निःसंयोजन के लिए हम फिल्टर पत्थर को मोड़कर शंकु की आकृति देंगे। ये हमारा ये वृत्ताकार होता है। वृत्ताकार करने के बाद इसको एक फोल्ड करेंगे तो ये क्या आएगा, हाफ फोल्ड यूं देंगे तो ये इस तरह से बन जाएगा अर्धवृत्त के रूप में। फिर अर्धवृत्त का भी हम फोल्ड बना करके क्या बना देंगे, इसको इसका चौथा हिस्सा हो जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। ये यूं मोड़ा और फिर इसको दोबारा तय मारेंगे और फिर एक तरफ से खोलेंगे ना, तो इसकी जो आकृति है वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। ये आकृति जो है ये शंकु की आकृति होगी। ठीक है, अब हम इसे एक कीप में रखते हैं। कीप आपने देखा होगा, आपने घरों में कभी तेल आदि इस्तेमाल या तरल का पदार्थ का इस्तेमाल किया, जो कीप होती है वो कुछ इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है। आपने प्रयोगशाला में देखी होगी। ये हमारी क्या है, कीप। ठीक है, हमने जो ये कौन बनाया था, जो शंकु बनाया था, फिल्टर पेपर के शंकु को हम ना इसे कीप के अंदर भर देते हैं। ये तो हमारी क्या आएगी, कीप। और कीप के अंदर ये जो है हमारा ये क्या आएगा आपका फिल्टर पत्थर का शंकु, यानी जो हमने फिल्टर पत्थर को मोड़ के जो शंकु बनाया था ना, वो शंकु हमने यहां ले लिया। ठीक है, अब हम इसके अंदर जो ये जल था ना, ये वाला जल जो हमने निस्तारण करके अलग किया था, इस निस्तारित जल को हम इसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है, जब हम निस्तारित जल को इसके अंदर भरते हैं तो क्या होता है कि निस्तारित जल को फिल्टर पेपर में के शंकु में भर देते हैं। फिल्टर पत्थर के छिद्र बहुत सूक्ष्म होते हैं। फिल्टर पत्थर के जो छिद्र बहुत छोटे होने के कारण क्या होता है, ये बारीक और ठोस कीचड़ के कणों को अपने आर पार नहीं जाने देते। ठीक है, इसीलिए इस प्रकार से पंकित जल को हम पृथक कर सकते हैं। थोड़ी देर के बाद आप देखोगे इसके अंदर से बूंद बूंद कर करके जो पानी आ रहा है, ये पानी बिल्कुल शुद्ध है। ठीक है, क्लियर। आपने घरों में देखा होगा ना, कुछ लोग फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं। कई स्थानों पर ऐसा होता है, जो जल की आपूर्ति की जाती है उस जल के अंदर कीचड़ होता है, तो वो कीचड़ भी हो जाता है। कभी कभी जो कुछ शहरी स्थानों में जो पाइपलाइन टूटी होती हैं, उन पाइपलाइन टूटी लाइनों के द्वारा पानी में कीचड़ आ जाता है, तो वहां घरों में क्या लगाता है, आरओ लगाया होता है। आरओ तो एक बिल्कुल अलग प्रक्रिया है, रिवर्स ऑस्मोसिस, एक बिल्कुल भिन्न बात है वो। लेकिन एक सामान्य फिल्टर होता है घरों में, बहुत महंगा नहीं आता, बहुत कम लागत का, ये लगभग 1000 रुपए के उसके आसपास बाजार में अच्छे फिल्टर उपलब्ध हैं। पानी उसमें डाला जाता है तो वो क्या करते, सिर्फ भौतिक छानने का जो कार्य है ना, निःसंयोजन का कार्य करते हैं। उनके अंदर जो फिल्टर लगे होते हैं वो फिल्टर रिप्लेस किए जा सकते हैं, बदले जा सकते हैं। तो जो पानी में ठोस और बारीक अशुद्धियां आती हैं वो उसके अंदर ऊपर रह जाएंगे और नीचे जो जल मिलेगा वो बिल्कुल
साफ होगा तुलनात्मक रूप से। तो इस प्रकार से कहता है हम जो पृथक्करण की विधियां हैं कौन सी विधियों का इसमें इस्तेमाल हुआ, इसके अंदर एक तो क्या हुआ अवसादन विधि। इसके अंदर कौन सी विधि का अवसादन, यानी जो पंकित जल था उसके अंदर जो पंख था यानी जो कीचड़ था वो अवसादित होकर नीचे बैठा पहली बात में, तो एक तो हो गया यहाँ पे अवसादन, दूसरा क्या हो गया निस्तारण, और तीसरा क्या गया निस्यंदन। ये क्या गया निस्यंदन। ठीक है, तो ये तीन इन भौतिक विधियों का इस्तेमाल करके हमने कीचड़ के पानी को शुद्ध किया। अगला एक उदाहरण लेते हैं हम। देखिए अब हमारा अगला क्रियाकलाप है। अगला क्रियाकलाप क्या है? क्रियाकलाप कि आप रेत और नमक के मिश्रण को पृथक कैसे करेंगे। या नमक या रेत दोनों, नमक बहुत बारीक है, रेत भी बहुत बारीक है, जैसे बालू रेत दोनों अच्छे से मिल गए। अब इनको अलग करना है भैया, कैसे करेंगे? देखिए कहता है इस मिश्रण का पृथक्करण करने के लिए रेत व नमक के मिश्रण को जल में डालकर घोलते हैं। हमने ये बीकर लिया, इस बीकर में हमने क्या भर लिया पानी, और पानी भरने के बाद जो ये रेत और नमक का मिश्रण जो है ये हमने इस पानी में डाल दिया। पानी में डाल के इसको जो हमने हिलाया तो क्या कहता है नमक घुलनशील होने के कारण घुल जाता है। पानी के अंदर रेत घुलता नहीं है और नमक घुल जाता है, तो नमक घुलनशील होने के कारण घुल जाता है लेकिन रेत नहीं घुलता। अब क्या करते हैं, ये जो मिश्रण तैयार हो गया, इस मिश्रण को हम छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए बिना हिलाए हुए, और जब हम देखते हैं तो रेत जो है रेत ये भारी होने के कारण इसका क्या जाएगा अवसादन। क्या जाएगा अवसादन क्या होता है, जो भारी पदार्थ होते हैं घुलनशील वो बर्तन की तली में बैठ जाते हैं। ठीक है, भारी होने के कारण, यानी भारी होने के कारण रेत बर्तन की तली में अवसादित हो जाता है, यानी ये पानी के यहाँ तली में बैठ गया, रेत बैठ गया। ऊपर क्या रहेगा बेटा, ऊपर ये रहेगा पानी, और इस पानी के अंदर क्या घुला हुआ है नमक, यानी नमक का जलीय घोल, यानी पानी में अब ये नमक घुला हुआ है। अब ये करता है कि अब हम जल में घुले नमक को निस्तारण द्वारा अलग कर लेंगे। निस्तारण विधि क्या बताइए बेटा, इस बीकर को हम थोड़ा सा बिना हिलाए हुए टेढ़ा करेंगे, जो मिट्टी थी जो बालू का तली में बैठा रह गया, और टेढ़ा करने के कारण से जो है ना ये जो नमक से पानी में घुला हुआ जो नमक है इसको हम किसी दूसरे बर्तन में अलग कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा निस्तारण। यहाँ तो क्या हुआ था अवसादन, ये क्या गया निस्तारण कर लिया। अब निस्तारण के द्वारा निस्तारित जल में क्या है, दो चीजें हैं, एक तो नमक है और एक पानी है। अब क्या करेंगे, इस नमक के जलीय घोल को किसी चौड़े पात्र में भरकर धूप में रखेंगे, यानी एक बहुत बड़ा पात्र ले लेंगे। ठीक है, जिस प्रकार मैंने पहले बताया था ना वीडियो के पहले भाग में, समुद्री जल से नमक कैसे बनाते हैं, बड़ी बड़ी कैरियर बना करके समुद्र के जल को उसमें भरा जाता है, तो जो नमक होता है वो तो अवाष्पशील है, लेकिन जो पानी होता है वो वाष्पशील है। तो ये जो हमारा जल में घुला हुआ नमक है, इसको हम इस बर्तन में रखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, इस बर्तन में रखने के ऊपर जो जल है ना, ये जल वाष्पशील होने के कारण क्या है, जल की वाष्प बन जाएगी और शेष पीछे क्या रह जाएगा, नमक शेष रह जाएगा। तो इस प्रकार से कहता है किसी चौड़े पात्र में भरकर धूप में रखेंगे तो जल वाष्प बनकर उड़ जाएगा वाष्प बनकर, क्योंकि जल कैसा है वाष्पशील पदार्थ है, और नमक पात्र में रह जाएगा। ठीक है, ये कहता है कि कम मात्रा में होने के कारण है, अगर हमारे पास ये अधिक मात्रा में है तो ये प्रयोग करेंगे अपन। अगर ये मान लीजिए कम मात्रा, ये अधिक मात्रा में था, ठीक है, और अगर ये कम मात्रा में है तो हम क्या करेंगे, इसको हम एक केतली में भर लेंगे बेटा, ये केतली में रख लेंगे। केतली में भर देने के बाद इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे नीचे से। ये क्या है आपकी आंच, ये क्या है आंच। ठीक है, आंच के द्वारा इसको गर्म किया तो जो पानी और नमक का घोल है यहाँ से पानी की क्या बन जाएगी, भाप बन जाएगी। ठीक है, ये क्या होगी, भाप, पानी भाप बन के उठ जाएगा। ठीक है, इसको अगर आप चाहो ना तो यहाँ पे प्लेट ले लो, प्लेट के ऊपर बर्फ रखो, और बर्फ रखने के बाद जो ये भाप इस बर्फ से टकराएगी तो ये वापस क्या बन जाएगा, शुद्ध जल बनेगा बेटा। ये क्या बनेगा, शुद्ध जल। इस जल को आसूत जल भी बोलते हैं, आसूत जल क्या करेगा, जब हम
पानी की वाष्प को ठंडा करते हैं। जल वाष्प को यानी जल की भाप को जब ठंडा किया जाता है तो जो संघनित होकर के, संघनन क्रिया का मतलब होता है पानी की भाप का पानी में बदलना, भाप का द्रव में बदलना। जब भाप का संघनन होता है तो जो जल में मिलता है उसको हम अशुद्ध जल बोलते हैं, बिल्कुल शुद्ध जल होता है बेटा, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह जो हम बर्फ रखने के लिए तो एक नया एक कॉन्सेप्ट आपके सामने लेके आया हूं मैं, किसका? संघनन का। ये क्रिया जो होती है संघनन होती है, संघनन। संघनन का मतलब क्या था? भाप का द्रव में बदलना, भाप का द्रव में बदलना, ये संघनन क्रिया है। तो इस प्रकार से हम रेत और नमक के मिश्रण को पृथक कर सकते हैं। अब अगला पार्ट है जो हमारा इस पार्ट का लास्ट टॉपिक है, वो संतृप्त और असंतृप्त घोल क्या होते हैं मैं आपको बताता हूं। देखिए बेटा, अब हमारा है संतृप्त घोल और असंतृप्त घोल। संतृप्त घोल और असंतृप्त घोल को समझने से पहले मैं बताता हूं, घोल जो होता है ना, घोल के अंदर दो पदार्थ होते हैं, ठीक है। यानी एक तो होता है विलायक और दूसरा होता है विलेय। विलायक और विलेय जब मिलते हैं तो क्या होता है? घोल। क्या होता है? घोल। देखिए मैं समझाता हूं। विलायक के तौर पे ले लीजिए पानी, और विलेय क्या आ गया? पानी में हमने क्या मिलाया? नमक या चीनी, कोई चीज ऐसा मिलाई, नमक या चीनी। तो ये नमक या चीनी क्या देंगे? ये विलेय है। और उनके मिलने के बाद जो बन गया वो क्या है? नमक या चीनी का जलीय घोल। चीनी का जलीय घोल। अगर आपने नमक लिया था तो ये नमक का जलीय घोल कहलाएगा, और अगर आपने चीनी ली थी तो ये चीनी का जलीय घोल कहलाएगा। यानी घोल जो होता है वो विलायक और विलेय से मिलने से बनता है। यानी विलायक जिसमें किसी चीज को घोला जाता है, और विलेय वह पदार्थ होता है जो विलायक में घुलता है। यानी नमक और चीनी ये क्या हो गया? विलेय, क्योंकि ये घुलते हैं। और किसमें घुलते हैं? जिसमें कोई विलेय घुलता है वो क्या होता है? विलायक। यानी पानी के अंदर नमक या चीनी घुलते हैं, तो ये होता है हमारा घोल। तो अब हम बात करते हैं संतृप्त घोल या असंतृप्त घोल की। ये क्या कहता है कि जब विलायक की निश्चित मात्रा में निश्चित ताप पर और अधिक विलेय नहीं घुले तो इस घोल को संतृप्त घोल कहते हैं। देखिए बेटा, एक दो कंडीशन इसके लिए। ये मान लीजिए हमारा जल है, ठीक है। जल क्या हमारा? विलायक की मात्रा निश्चित ली हमने 100 ml, ठीक है। ना कम की हमने ना ज्यादा की। पहली शर्त तो ये है कि विलायक की मात्रा जो है वो निश्चित हो, ठीक है। फिर उसका क्या होना चाहिए? तापमान निश्चित होना चाहिए। यहाँ तापमान मान लीजिए इसका तापमान था 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इस तापमान को भी नहीं मिलाएंगे। दो कंडीशन एक जैसी रहेंगी, तापमान निश्चित रहेगा और विलायक की मात्रा वो निश्चित रहेगी। अब हम इसके अंदर क्या डाल देते हैं? इसके अंदर हम डाल देते हैं नमक या चीनी। ये क्या डाल देते हैं? नमक या चीनी, ठीक है बेटा। शुरू में तो जब पानी के अंदर कुछ भी नहीं डाला था तो कुछ मात्रा तो नमक और पानी किसके अंदर घुलेगी। फिर एक ऐसी स्टेज आएगी, ये जो घोल बन गया ना इसका, ये क्या गया? घोल, ठीक है। ये इसमें विलायक की मात्रा कितनी है? 100 ml, और तापमान कितना है? 35 डिग्री सेल्सियस। अब हम इसके अंदर और अधिक चीनी या नमक डालेंगे तो अब ये घुलेगा नहीं। तो ये जो घोल है ना, ये घोल क्या कहलाएगा? संतृप्त घोल। देखिए हम खाना खाते हैं ना, तो खाना खाने के बाद हम क्या कहते हैं? तृप्त हो गए भाई, यानी पेट भर गया भाई। ऐसा एक सामान्य कहावत है, तृप्त होना यानी संतुष्ट होना। जब घोल में और अधिक विलेय ना घुले तो वो घोल क्या कहलाता है? संतृप्त घोल। बिल्कुल साधारण सा है, ठीक है। तो ये घोल क्या है? संतृप्त घोल। अब ये कहता है कि असंतृप्त घोल क्या होता है? जब किसी विलायक की निश्चित मात्रा में निश्चित तापमान पर कुछ मात्रा और घुल सकती है। यानी यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, विलेय की क्या है? विलेय की कुछ मात्रा और घुल सकती है, तो इसे असंतृप्त घोल कहते हैं। यानी खाना खाने के बाद अगर थोड़ा खाना और आप खा सकते हैं, यानी आप तृप्त नहीं हुए अभी, तो यही ऐसे है। ये मान लीजिए 100 ml पानी था, उस 100 ml पानी में तापमान हमने 35 डिग्री रखा, नमक या चीनी इसमें मिलाया। नमक और चीनी मिलाने के बाद ये घोल तैयार हुआ। कुछ मात्रा हमने मिलाई, 10 ग्राम 20 ग्राम नमक या चीनी कुछ भी मिलाया हमने, मिल गया। अब हम क्या देखते हैं कि हमने तापमान भी उतना ही है 100 डिग्री, और जो विलायक की मात्रा थी वो हमने 100 ml ही रखी। अब इसके अंदर मिलाया और ये घुल गया, और घुल गया डालने पर नमक या चीनी की थोड़ी मात्रा और घुल गई, तो ये जो घोल है वो क्या कहलाएगा? असंतृप्त घोल। तो इस प्रकार से जो दो घोल होते हैं वो
दो प्रकार होते हैं, संतृप्त घोल और असंतृप्त घोल। अगर निश्चित मात्रा में जो घोल है और उसका तापमान स्थिर है, उसमें और अधिक विलायक ना घुले तो इस घोल को क्या बोले हैं, संतृप्त घोल। और अगर कुछ मात्रा और इसमें घोली जा सकती है विलेय की, तो हम इसको क्या बोलते हैं, असंतृप्त घोल। इसी के साथ ही हमारा पाठ पूरा होता है। इस पाठ के जो अभ्यास के प्रश्न लेकर के एक नया वीडियो लेके मैं आऊंगा दोबारा आपके साथ। लेकिन उससे पहले मैं आशा करता हूं आप दर्शकों से, विद्यार्थियों से, कि आप इस वीडियो के पहले भाग को, यानी इस चैप्टर का ये जो हमारा अध्याय है पदार्थों का पृथक्करण, ये 2 वीडियो में आया है। पहले वीडियो को देखिए और दूसरे वीडियो को देखिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, अच्छे से समझेंगे तो जो अभ्यास के प्रश्न पीछे दिए गए हैं वो सारे आप हल करने में सक्षम होंगे। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी आती है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे लिखिए, मैं जवाब दूंगा और आपकी उन समस्याओं के समाधान के साथ फिर मैं आगे फिर मिलता हूं आपको एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम इस पाठ के जो अभ्यास के प्रश्नोत्तर हैं उनका अध्ययन करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, और जो विद्यार्थी हमारे 6ठी से 12वीं कक्षा तक के वीडियो एपिसोड यहाँ पे मिलेंगे, वीडियो लर्निंग टीचिंग वीडियो, वो आप उन तक पहुंचाने में मेरी मदद करें। वीडियो को इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ एक नए वीडियो में।